शख्सियत में आज हम जिनको रूबरू कराने जा रहे हैं उनको दिल्ली क्या हिंदुस्तान में हर कोई जानता है, जिनकी मंजूरी के बाद ही दिल्ली वासियों के लिए बजट पारित होता है और नए बिल दिल्ली वासियों के हित के लिए पारित होते हैं। जी हाँ, मैं बात करूँ रामनिवास गोयल जी की, जो कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं। आइए उनसे ज़्यादा बात करते हैं। सर, आपका शख्सियत में स्वागत है। सर, मैं यही जानना चाहूँगा कि आपने कैसे इस पॉलिटिक्स में आए और एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट करी, थोड़ा बताइए। नहीं, मेरा एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन तो हरियाणा में हुआ, सफ़ेद मंडी, अप टू 9th के बाद मैंने गांधी मेमोरियल स्कूल जीटी रोड शाहजरा से अपना एजुकेशन लिया जी। और हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 1971 में मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद ICWA का ट्राई किया, इंटरव्यू किया मैंने, लेकिन एनी हाउ इमरजेंसी के दौरान सारा मामला डिस्टर्ब हो गया, पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सके। और धीरे धीरे उसके बाद 93 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, वहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई थी और वहाँ से लेकर अब तक चल रहा है राजनीति। तो राजनीति में किसको अपना आइडल मानते हैं? देखिए, राजनीति में मैंने अपना आइडियल सही मायने में गांधी जी को माना था। और गांधी जी को पढ़ने के बाद लगता था, बचपन में गांधी जी को पढ़ा कि बहुत गांधी जी के विषय में चर्चाएं होती थी, स्कूलों में भी चर्चाएं रहती थी, उनके विषय में पुस्तकें भी बहुत रहती थी। लेकिन कॉलेज में आए तो कॉलेज की पॉलिटिक्स में मुझे दीनदयाल जी का अंत्योदय पढ़ने को मिला। मेरा अपना जीवन झुग्गी क्लस्टर वेलकम कॉलोनी से शुरू हुआ था, जहाँ शौचालय भी फ्लैश वाले नहीं थे, सार्वजनिक शौचालय थे। अब सार्वजनिक शौचालयों में जाना जो फ्लैश वाला नहीं हो तो कितनी भयानक स्थिति रहती है, उसकी कल्पना आज करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त मन में कुछ बातें आई थी कि इनका जीवन कब सुधरेगा। दीनदयाल जी का अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मद्देनजर रखकर सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए, ये मेरा एक मुख्य उद्देश्य रहा राजनीति में आने का। और ये पूर्ण हुआ 2015 के बाद, जब मैं दोबारा विधायक बना, केजरीवाल सरकार में आया। रामलीला मैदान में 2013 में भाषण सुनते थे, राम राज्य उनका पढ़ा। और राम राज्य पढ़ने के बाद जो गांधी जी से पूरा लिंक था, जिसमें विनोबा भावे भी छुपे हैं, जिसमें दीनदयाल जी भी छुपे हैं, तो राम राज्य केजरीवाल जी का उसने एक छाप छोड़ी। और उसी के अंतर्गत राजनीति का उद्देश्य मुझे लगा मुझे यहाँ मिलेगा, और वो मिला भी। आज मैं दावे से कह सकता हूँ, दिल्ली सरकार की एक एक योजना लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द क्यू, उसको मद्देनजर रखकर बन रही है। सरकार का बजट उस पर खर्च हो रहा है। इतना ही नहीं, आज़ादी के 75वां वर्ष तक मुझे आश्चर्य होता है कि देश में जहाँ बड़े बड़े नारे लगते हैं समानता के, सामाजिक न्याय के, सबका विकास, लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री ने, किसी शिक्षा मंत्री ने ये नहीं सोचा कि मेरे देश में दो तरह की शिक्षा पद्धति है। जिसकी जेब में पैसा है उसका बच्चा 2.5-3 साल का हुआ प्ले स्कूल में चला गया, उस प्ले स्कूल में चला गया, 5,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये महीने तक देने की जैसे उसकी पॉकेट अलाउ करते। लेकिन उस गरीब का बच्चा, सरकारी स्कूल में जो जाने वाला बच्चा था, वो 5 साल की उम्र में एडमिशन मिलता था। आज भी 5 साल की उम्र में एडमिशन मिलता, एक्सेप्ट दिल्ली जी। जरा इसकी कल्पना करिए, हमारे कर्णधार बहुत बड़े बड़े नारे देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक बच्चा 2 साल पहले जो स्कूल चला गया, उसको ABCD 1 2 3 कह के आना आ गया। इतना ही नहीं, उसके अंदर एक सामाजिकता आ गई, सोशलिटी उसके अंदर आ गई। बच्चे बैठते थे खाना खाने, तेरे टिफिन में क्या है, उसके में क्या है, खेलते थे आपस में, झूला आपस में झूलते थे, एक दूसरे को झुलाते थे।
जो एक मानव, एक सामाजिक प्राणी है, उसका भाव उस 3 साल में आ गया। लेकिन वो बच्चा जो सरकारी स्कूल में जाता है वो हर पहलू में 2 साल पिछड़ गया जी। पढ़ाई में भी, सामाजिकता में। जब 2 पद्धतियां हैं एजुकेशन की, पैसे वाले के लिए अलग, जिसके पास पैसा अलग नहीं है उसके अलग, कौन सा सामाजिक न्याय है? कहाँ है समरसता? इसका क्रेडिट भी केजरीवाल को जाता है। आज दिल्ली सरकार के 400 से ज़्यादा स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लासेस शुरू हैं। नर्सरी क्लासेस आप 3 साल के बच्चे को भेजिए। बड़ी बड़ी बातें होती हैं शिक्षा पद्धति की, नई शिक्षा प्रणाली, ये वो, क्यों नहीं पूरे भारत के सब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लासेस से शुरू हों जी। या हिम्मत करिए प्राइवेट स्कूलों की नर्सरी क्लासेस बंद करिए। आप समानता की बात करते हो, सामाजिक न्याय की बात करते हो, मेरा विरोध नहीं है उन स्कूलों से, अच्छी बात है, सिस्टम है पूरे विश्व में। लेकिन उनको पूरे विश्व में जो बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं उनके लिए भी वही पद्धति है। भारत में क्यों नहीं? आज दिल्ली सरकार ने काम किया है। बहुत बड़े बड़े नारे देने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं धर्मों के आधार पर। जिस व्यक्ति की जेब में पैसा नहीं है वो कभी वैष्णो देवी नहीं जा सका जीवन में, उसकी कल्पना ही रह गई। रामेश्वरम नहीं जा सका, जगन्नाथपुरी नहीं जा सका, अमृतसर नहीं जा सका, दिल्ली सरकार उसको भेजती है, एसी गाड़ी में भेजती है, खाने पीने की सारी व्यवस्था करती है, ठहरने की व्यवस्था करती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हर प्रकार, हर पहलू दिल्ली सरकार ने आगे किया जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रभाव छोड़ती हैं और ये मेरे मन के मुताबिक हुई हैं और मुझे इसलिए यहाँ की राजनीति बहुत रास आई। तो यही सबसे बड़ा कारण था बीजेपी छोड़ने का सर? नहीं, ये कारण नहीं था जी। बीजेपी छोड़ने के कुछ कारण थे जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलकर बोल रहा हूँ जी। मैं आर्य गीता स्कूल जो हिंदू शिक्षा समिति द्वारा संचालित उसका प्रबंधक था। हिंदू शिक्षा समिति के स्कूलों से मेरा उस वक्त तो गहरा परिचय हुआ। क्यों? आरएसएस की विचारधारा के अनुसार हिंदू शिक्षा समिति के जो स्कूल चले विद्या भारती के अंतर्गत, उसमें यह था कि क्रिश्चियन स्कूल्स को भारत से हटाया जाए। अब आप कोई एक लाइन खींचिए, उससे बड़ी लाइन खींचेंगे तो वो छोटी लाइन अपने आप खत्म हो जाएगी। मैंने एक दिन एक मीटिंग थी बड़ी, ये घटना होगी सन 2001 या 2 की, मैंने क्वेश्चन किया भाई हमारे आज उस वक्त ये कहा जाता था शिशु भारती ये सब छोटे बड़े स्कूल मिला के लगभग 10,000 स्कूल हैं पूरे भारत में, और दिल्ली में 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। शिशु भारती, डीएवी नंबर 1, डीएवी नंबर 2, आर्य गीता, गीता बाल भारती, गीता बाल भारती पब्लिक स्कूल है, 4 गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। तो मैंने एक क्वेश्चन किया कि हमारा एक स्कूल पूरे हिंदुस्तान में आप बता दीजिए जी, जिसकी एडमिशन के लिए लोग हमारे पास आते हैं, लोग कहते हो कि इस स्कूल में मेरा एडमिशन चाहिए, मेरे बच्चे को करवा दीजिए, जो डोनेशन चाहिए कि हम देंगे। एक स्कूल का नाम बता दीजिए। आज़ादी के 75 साल बाद भी आरएसएस का एक ऐसा स्कूल नहीं है। आप क्रिश्चियन मिशनरीज को भगाने की बात करते हो, मैं पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन उनके बराबर तैयार तो करो स्कूल। क्यों जाएंगे बच्चे? इससे तो अच्छा इतना बड़ा, इतने प्रचारक, 75 साल डीएवी स्कूल, लगभग 500-600 स्कूल कॉलेज हैं पूरे हिंदुस्तान में, आर्य समाज की संस्था, उनके स्कूलों में एडमिशन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। उनके कॉलेजों में उनका प्रबंधन देखिए ना, तुलना कर लीजिए। आपको प्रबंधन में 0 नंबर मिलेगा, डीएवी स्कूलों को प्रबंधन में 99% नंबर मिलेंगे। उन्हीं से कंपैरिजन कर लीजिए।
बातें करना, प्रैक्टिकल जमीन पर लाना, भाषण देना, तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। भावनाओं से लोगों की कब तक खेलोगे? कृषि मिशनरीज के उदाहरण देकर कब तक बेवकूफ बनाओगे? कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? ये कह कर अपने स्कूलों की बुरी दशा है, उनको खड़ा करिए, खड़ा करके उनके बराबर लाइए, उनसे 21 लाइए। नहीं आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नियत दूसरी है। तो ये जो चीजें हैं, ये बड़ा, एक तो मेरा ये कारण रहा, मुझे नहीं समझ में आया कथनी करने में अंतर। दूसरा मेरा बड़ा कारण रहा, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने दिल्ली में उसका उभार और उसको जबरदस्ती दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का तरीका 93-97 में जब सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री बने, उनको फिर दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाना। आज 25 साल हो गए हैं बीजेपी को सत्ता में आए हुए, और इसके लिए अगर दोषी कोई है, केवल हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। अच्छा, उसके कारण मैंने बीजेपी छोड़ी। उसका व्यवहार, कभी कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं समझना, तानाशाह का व्यवहार, विधायकों के साथ तानाशाह का व्यवहार जी। और उसके हाथों में जिस दिन इन्होंने बीजेपी की बागडोर दी, अध्यक्ष बनाया, उस दिन से बीजेपी का ग्राफ हमेशा नीचे चला गया। और जब तक हर्षवर्धन दिल्ली में रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा, उसका नाम जुड़ा रहेगा, तब तक दिल्ली में बीजेपी नहीं आ सकती। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। तो सर, ये तो ये बात हो गई कि आप एक आदमी से हाथ हुए। बीजेपी की विचारधारा आपको पसंद थी? विचारधारा से मैंने कहा ना, मैं हाथ हुआ। आरएसएस, बीजेपी, कुछ भी कह लीजिए कि थैली के छुट्टी। मैं व्यक्तिगत तौर पर हाथ हूँ। मैंने हिंदू शिक्षा समिति की बात की, और पहले मैंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का मैंने नाम लिया, उनका अंत्योदय। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मद्देनजर रखकर दीनदयाल जी की जयंती आती है, उस पर सब फूल मालाएं अर्पित करते हैं, हम उनके सिद्धांतों पर चलेंगे, कस्में खाते हैं। एक सरकार मुझे बता दीजिए भारत में, भारतीय जनता पार्टी की, जो दीनदयाल जी के बताए सिद्धांतों पर चल रही हो, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मद्देनजर रखकर सरकार योजनाएं बना रही हो। केजरीवाल सरकार ने बनाई। क्यों बिजली मुफ्त बांट रहे हैं? अरे वो बिजली का बिल नहीं दे सकते, इतनी उनके पास आमदनी नहीं, दिल्ली में रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, बच्चों को पालना 8-10 हज़ार रुपये महीने में संभव है क्या? जी। बिजली उनको फ्री मिल जाए, वो चोरी ना करें। उन पर रोज केस लगे रहते थे, चोरी करते थे, डैमेज होता था, बिजली जाती थी, उसका विरोध कर रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। जी। कौन सा तरीका है ये? इसका मतलब तो गरीब आदमी फांसी लगा ले। जो आदमी 8-10 हज़ार रुपये महीना दिल्ली में कमाता है, जी। 3 बच्चे, 2 बच्चे उसके पास हो, क्या वो दो समय पेट भर के रोटी खा सकता है? बिजली का बिल दे सकता है? पानी का बिल दे सकता है? बीजेपी वालों से पूछ के देखिए ना जी। ये चीजें मुझे इनकी बिल्कुल रास नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। 93 में 98 में बीजेपी का विधायक रहा। जी। सुलभ शौचालय जितने भी दिल्ली के थे, 1 रुपया शुल्क देना पड़ता था। हाँ जी। 1 रुपया। आदमी सोच के लिए जाए, 1 रुपया शुल्क देगा, लोग नहीं जाते थे। यानी उसका महीने में 4 मेंबर फैमिली के हैं, एक बार जाएंगे तो 120 रुपया लग गया, 2 बार जाने पड़ गया तो 200 रुपया महीना तो इसी बात के लिए चला गया। जी। चोरी नहीं हटी। हमने भी दिया 1-1 रुपए कई बार। हम भी देते थे। कौन चिंतन करेगा? केजरीवाल ने चिंतन किया, कोई शुल्क नहीं, सब शौचालय आज फ्लैश वाले हो गए।
ये है काम, इसको कहते हैं काम। आफ्टर ऑल वो भी मानव है, कोठी में रहने वाला भी मानव है, महलों में रहने वाला भी मानव है। जब मानवता की बात करते हो, भाषण बड़े लंबे छोड़े देते हैं। इनके भाषणों को सुनेंगे तो इनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं। भावनाओं से खेलते हैं, मनुष्य की भावनाओं से। तो सर, जब आप अध्यक्ष बने दिल्ली विधानसभा में, तो क्या चुनौतियां थी आपके सामने? मेरे पास उस वक्त तो विधानसभा का अनुभव मुझे था, लेकिन स्पीकर के संचालन का अनुभव नहीं था। लेकिन मेरे लिए, मैं ये कह रहा हूँ, सौभाग्य की बात ये थी कि विपक्ष के केवल 3 विधायक थे। विपक्ष की संख्या अगर ज़्यादा होती है तो संभालना मुश्किल होता है, लेकिन उन 3 विधायकों की मैंने भरपूर समय दिया, बोलने का अवसर दिया। सबसे बड़ी समस्या मेरे पास थी कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक ट्रेंड नहीं थे जी। कभी सत्ता में आए नहीं थे, कभी एमएलए इलेक्टेड नहीं हुए थे। उनको विधायिका के नियम, इनका जानकारी नहीं थी। उनका वर्कशॉप किया, 3 दिन का वर्कशॉप हुआ, और आप ये देखिए, यहाँ मैं केजरीवाल जी को साधुवाद देता हूँ। मैंने कहा जी सुमित्रा महाजन जी को बुला लें। अच्छा। उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष थी। जी बिल्कुल ठीक बात है। और हमारे सभी विधायकों को वो अपने अनुभव से जी परिचित होंगे, बताएंगे कानून पे सारे। केजरीवाल जी ने सहर्ष से स्वीकार किया, रामनिवास जी राजनीति से ऊपर उठकर बुलाइए, जिसको बुलाना बुलाइए। सुमित्रा महाजन जी के द्वारा हमने उस वर्कशॉप का उद्घाटन किया। मैंने कम्युनिस्ट भी बुलाया, मैंने बीजेपी के अहलुवालिया जी को भी बुलाया, मैंने समाजवादी पार्टी के सांसद भी बुलाए जो अच्छे वक्ता थे, इसकी नॉलेज रखते थे। बीजू जनता दल के भी बुलाए। मैंने सभी पार्टियों के 2 दिन में जो अच्छे वक्ता थे, अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे, उनको उन सेशन में बुलाया। उनको अलग अलग विषय दिए, उन्होंने सबने अपने विषय रखे। और सुमित्रा महाजन जी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा। उनका वो मीडिया में हेडलाइन बना था कि केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से सास बहू का संबंध है। अब बहू को सास को मनाना है, सास को बहू से काम लेना है, तो दोनों को तालमेल करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात बोल गई थी वो, लेकिन वो अलग बात है कि वो चीज़ नहीं हो पाई है। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इस बार मुझे वर्कशॉप करने की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि कुछ नए विधायक आए हैं। दूसरी चुनौतियाँ, उस सेशन में मेरे पास चुनौतियाँ बहुत कम थी, लेकिन अब चुनौतियाँ बढ़ गई। हर बात में वर्तमान एलजी महोदय द्वारा हर विषय पर चुनौतियाँ डालना, विधानसभा के कार्यों में बाधा पहुंचाना, वो बहुत बड़ी चुनौतियाँ हो गई। और दिल्ली का दुर्भाग्य है ये, और दिल्ली के इतिहास में जाए तो दिल्ली का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। मुझे तो ताज्जुब ये होता है, जनसंघ का जब से निर्माण हुआ, दिल्ली के चुनाव आते थे, जनसंघ का पहला एजेंडा ये होता था, चुनावी एजेंडा, कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। चाहे कॉरपोरेशन का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का चुनाव। कोई इनका नेता नहीं था जो दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की बात नहीं करता था। छोटे से लेकर ऊपर तक, वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय भी, अटल जी ने भी, अडवाणी जी ने भी। लेकिन जैसे केंद्र की सत्ता में आए, ये उस वादे को भूल गए। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। दिल्ली की जनता के अपने अधिकार हैं। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है, कोई छोटी मोटी स्टेट नहीं रह गई, कई स्टेटों से ज़्यादा आबादी है। और दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा ना हो, अब कितना आश्चर्यजनक, अपमानजनक लगता है। नाम है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी,
जी जी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली सरकार के पास नहीं, दिल्ली पुलिस जी दिल्ली सरकार के पास नहीं, नाम दिल्ली पुलिस है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये कंट्रोवर्सियां हैं, ये जब तक नहीं हटेंगी जी। तब तक दिल्ली अपने पूर्ण विकास की ओर नहीं जाएगी। और इसमें बाधा सिर्फ एक ही बोली जाती है कि दिल्ली में मंत्रियों के आवास हैं, जी दिल्ली में एम्बेसीज हैं। जी 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 वो कुल 2 MLA का एरिया है, मैक्सिमम 1 MLA का, जी जी मैक्सिमम 2। हटा लो उसको, जी उसको छोड़कर बाकी दिल्ली सौंप दो। समाधियां रखिए जहाँ प्रधानमंत्री जी को आना है, उनको निकाल दीजिए। एक्चुअल में MCD का जो एरिया है, जी आप छावनी भी छोड़ दीजिए, रखिए छावनी को। जी NDMC रखिए, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी जो सब ये देखती है। MCD का एरिया उसको इंडिपेंडेंट कर दीजिए, उसको केंद्र शासित प्रदेश मत रहने दीजिए। जी क्या प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री जाएंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री बिहार नहीं जाते हैं? क्या प्रधानमंत्री बिहार बंगाल नहीं जाते हैं? क्या अमित शाह बंगाल नहीं जाते हैं? क्या दूसरे विरोधी राज्यों में नहीं जाते हैं जहाँ विरोधी दलों के? लेकिन दिल्ली के साथ अब ये अपने अधिकार को नहीं छोड़ना चाहते। आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। सर, आप अपने कठोर डिसीजन के लिए भी जाने जाते हैं। जब कई विधायकों को आपने सस्पेंड किया, बाहर निकाला, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब बहस गर्मा जाती है? देखिए, मैं कठोर निर्णयों को आप कह सकते हो, मैं अनुशासन के लिए ज़्यादा जाना चाहता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं सामाजिक संस्थाएं मेरी 4 हैं, वहाँ काम करता हूँ। भले वो कांवड़ कैंप हो, भले वो राम कथा हो, भले वो एम्बुलेंस हो, भले वो हमारा लैब हो। हमारे सब ट्रस्टी, हमारे सब मेंबर, लगभग 500-600 कार्यकर्ता हैं। अनुशासनहीनता में सहन नहीं कर पाता। ये मेरे जीवन का एक, इसको अच्छाई मान लीजिए, बुराई मान लीजिए। एक सीमा तक सह जाता हूँ और वो उस सीमा को लांघता है। फिर जो मेरे अधिकार हैं संविधान सम्मत संस्था के, व्यक्तिगत संस्थाओं के, या आप विधानसभा के कह लीजिए, मैं वो अधिकार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। मेरा काम है उस चेयर पर बैठकर सेशन को चलाना। जो एजेंडा, जो बिजनेस आज के लिए मुझे दिया गया है, बाई हुक बाई क्रुक मैं उस एजेंडे को पूरा करूं। सेशन बुलाने में सरकार का पैसा लगता है, सैलरीज जाती हैं, स्टाफ की सैलरी जाती हैं, उन विषयों की चर्चा नहीं होती है। विधायक तैयारी करके आते हैं, वो विषय सारे छूट जाते हैं। वो मेरे लिए ऐसे नहीं है। मेरे लिए एजेंडा मेरा भगवान है। उस दिन का बिजनेस मेरे लिए मेरा भगवान है। मैं उस कुर्सी पर बैठता हूँ, केवल मुझे अर्जुन की आंख की तरह से मेरा बिजनेस दिखाई देता है और कुछ नहीं सोचता मुझे। मैं उस बिजनेस पर टू द पॉइंट रहता हूँ, और बिजनेस पूरा ना हो ये मैं सह नहीं पाता। टाइम लिमिट है, उस दिन के बिजनेस को पूरा करने के लिए मुझे कानून सम्मत जिस सीमा तक जाना पड़ता है मैं इस्तेमाल करता हूँ। सर, लगातार केजरीवाल साहब ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग का दोष लगा रहे हैं, तो क्या देखते हैं इस तरफ आप? क्या वाकई सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है? और ये तो खुल के आ गया। जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने कुछ बोल दिया जी, सीबीआई वहां पहुंच गई। जी, पहुंच गई नहीं पहुंच गई? हाँ, तो आज तो ये हो गया कि केंद्र सरकार के खिलाफ, अमित शाह, मोदी के खिलाफ कुछ बोलेंगे, ईडी सीबीआई पहुंचेगी पहुंचेगी पहुंचेगी। और या चुपचाप करके पाला पलट लीजिए, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल करके ईमानदार हो जाएंगे। बहुत हुए हैं, बहुत हो गए ईमानदार, जिन पर केसेस ईडी के छापे थे, सीबीआई के छापे थे। या फिर डट के मुकाबला करिए। ये डट के मुकाबला, सुंदर जैन जी आज 1 साल हो जाएंगे महीने, और अब हमारे मनीष जी मुकाबला कर रहे हैं, और भी नाम आएंगे, कईयों के चले कई लोग आएंगे। क्यों? अगर किसी को इस वक्त ललकार रहा है कोई सत्ता में बैठकर, तो केजरीवाल ललकार रहे हैं।
कांग्रेस तो शुरू से थी। अभी के गुजरात के चुनाव में जहां ये इनकी स्टेट इनको दौड़ना पड़ा, 13% वोट यानी 42-43 लाख वोट लेना गुजरात जैसी स्टेट में, ये केजरीवाल ही कर सकता है। और ये चुनौती इनको मिली है। उसी चुनौती के बाद मनीष जी को लिया। अब ये आश्चर्य की बात है, पहले तो एफआईआर में नाम ही नहीं था मनीष जी का, अब एफआईआर में नाम भी आ रहे हैं, अब सब कुछ आ रहे हैं। पहले नाम नहीं, पहले कुछ और नाम थे। तो इसी से कल्पना की जा सकती है। देखिए, यहाँ मैं एक बात कहूँगा, बहुत गंभीरता से राजनीतिक अनुभव के आधार पर भी, सामाजिक अनुभव के आधार पर भी, आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर भी, इंदिरा गांधी ने जास्ती की थी आपातकाल लगाकर। इंदिरा गांधी उस वक्त वर्चस्व पर थी, 1971 का युद्ध जीतकर भारत में चंडी का अवतार बन गई थी। अटल जी ने स्वयं पार्लियामेंट में कहा था। और लेकिन एक गलती, ठीक 4 साल बाद आपातकाल लगाकर, कुल 4 साल बाद आपातकाल लगाकर वो रसातल में चली गई, चुनाव हार गए। जनता दल जीत के आ गया, जनता पार्टी 3 साल सत्ता नहीं चला पाया। इंदिरा गांधी वापस आ गई। यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंदिरा गांधी वापस आ गई 1980 में। वो एक घटना 84 वाली घटना को छोड़ दीजिए, उसके बाद राजीव गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने कभी ईडी सीबीआई का किसी के विरुद्ध दुरुपयोग नहीं किया कि इन लोगों ने मुझे 3 साल धरने पर बैठने को मजबूर कर दिया, जेल भेजने की बात कर दी। सब कुछ हुआ उस वक्त। इंदिरा गांधी ने कभी ये स्टेप नहीं उठाया। अटल जी एक शख्सियत थे राजनीति के, सबको साथ लेके चलते थे। वास्तविकता में भारत की राजनीति का वो एक परचम थे। सीखना है तो उनसे बैठकर कुछ सीखो। उन्होंने कभी ईडी का इस्तेमाल नहीं किया, सीबीआई का इस्तेमाल नहीं किया। क्या हुआ, कर्नाटक का एक एमएलए 8 करोड़ रुपए सरेआम उसके घर से पकड़े गए, बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, क्योंकि वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुला हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, मैं आध्यात्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर कह रहा हूँ कि पतन की ओर जा रहे हैं। और इनका ऐसा पतन होगा, कुदरत सब देख रही है कि स्थिति बहुत भयानक होगी। सर, अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, अगर वो घोटाला नहीं था और उसमें खामियां नहीं थी, उसको जरूरत क्या थी वापस लेने की? रातों रात उसको वापस ले लिया गया अचानक से। बेबिंदु इतना हावी कर दिया है मीडिया ने। ये शराब नीति हमने 1 साल के लिए लागू की थी। 30 जून इसकी लास्ट डेट थी। ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, सक्सेस होगी तो कंटिन्यू रखेंगे। 30 जून के बाद हमने सिर्फ रिन्यू नहीं किया उस पॉलिसी को। क्या दिक्कत हो गई? यही शराब नीति आज पंजाब में सक्सेस हो रही है। इसी शराब नीति के अंतर्गत वहाँ एक्साइज 20 से 25% बढ़ा है। क्या कारण है भाई? सेम नीति एक स्टेट में ठीक चल रही है, ठीक लागू हुई है, यहाँ ठीक से लागू नहीं हुई या लागू नहीं करने दी गई। ये एक मीडिया द्वारा क्यों वापस ले ली गई? एक जैसे आज अतीक अहमद का मुद्दा मीडिया पर केवल छाया हुआ, जो भी चैनल खोल लें, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं। सतपाल मलिक जी ने इतना बड़ा बयान, इतनी बड़ी स्टेटमेंट, अगर बीजेपी विपक्ष में होती पूरे भारत मीडिया लेने को तैयार नहीं, चुप बैठा है। वही स्थिति इसके ऊपर है। उन्होंने शराब नीति वापस क्यों ले ली, वापस क्यों ले ली, वापस क्यों ले ली? दिन रात यही चिल्लाए, दिन रात। ये पहलू आगे नहीं आने दिया कि शराब नीति की, इस वर्तमान शराब नीति की डेट 1 साल थी, वो एक्सपायर हो गई थी। उसको आगे एक्सटेंशन नहीं दिया गया।
केवल ये मात्र था और कोई रीजन नहीं था। सर, सीएम आवास को लेके जो उनकी रिनोवेशन को लेके इतना हंगामा मचा हुआ, अभी धरने पे बैठे हैं, तो क्या जरूरत थी 45 करोड़ रुपए खर्च करने की? और जो मार्बल बाहर से मंगाया गया हमारे देश में भी तो मिल सकता था। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सोफे चौधरी प्रेम सिंह जी ने लिए थे, मैंने बिल निकाले, ये सोफे 8 लाख रुपए के लिए गए थे। 8 साल मुझे हो गए, चौधरी प्रेम सिंह जी पूर्व अध्यक्ष थे, उससे पहले सोफे हर दूसरे तीसरे साल बदले जाते थे। कपड़ा फट गया, रेक्सिन फट गई, या तो एक चीज वो ले लो 4 साल चलेगी, एक या वो चीज ले लो 16 साल चलेगी। अब ये सोफे अभी भी एज इट इज लगता है नहीं पड़े और 20 साल कहीं जाने वाले नहीं। मैं अपने घर पर जो सरकारी आवास है, मैं जब वहाँ आया सोफों की हालत बहुत खराब थी, कपड़े के सोफे थे, सड़े पड़े थे। मैंने यही सोफे पसंद किए, यही सोफे लिए। अच्छा। पब्लिक आती है बैठती है, 8 साल हो गए और अभी 20 साल और कहीं जाने वाले नहीं। लेदर के सोफे, पैसा खर्च हुआ, या तो लंबा चले। बिल्डिंग बार बार नहीं बनती, शादी एक बार, मकान एक बार। मेरा ये कहना है कि वो मकान, केजरीवाल जी का जो मकान बना हुआ था, जिसने भी बनाया, कितने साल चला, क्यों घटिया मटेरियल लगा, क्यों उसकी छतें गिर रही थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही, उस पर चर्चा नहीं होती। केजरीवाल ने एक पक्का मजबूत स्ट्रक्चर का मकान बन गया, वो क्या अपने साथ लेके जाएंगे? जो पैसा खर्च हुआ, जब तक मुख्यमंत्री वो रह रहे हैं, वो सरकारी आवास से सरकार पर खर्च हुआ, एक बात। दूसरा पहलू, वो सारा पैसा पीडब्ल्यूडी ने खर्च किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मंजूरी दी है। हमने तो ये कहा होगा, उन्होंने 5 रंग के पर्दे लेके आए, कपड़ा दिखाया, भाई ये पर्दा लगा दीजिए, ये डिजाइन बिल्डिंग का बना दीजिए, उस पर क्या। अब ये मैं जब आया, ये सारा दीमक खाया हुआ था। ये साला मैंने चेंज करवाया, और ये चेंज करवाया कि दीमक इसमें ना लगे, ये लंबा चले, कॉस्टली तो आएगा ही। अब उस मुद्दे को इस ढंग से बना रहे हैं कि पूछे मत। ये कोई नहीं पूछता कि एक मुख्यमंत्री अपने लिए हेलीकॉप्टर लेता है 100 करोड़ रुपए का, किस लिए भाई, किस लिए? ये सारी चीजें जो हैं, ओछी राजनीति है, घटिया राजनीति। पर्दे इतने लाख रुपए के, इतना कोटी पे खर्च। अरे पर्दे वो घर उतार के लेके जाएंगे क्या? पर्दे उन्होंने अपने लिए थोड़ी लिए हैं, सरकारी आवास के लिए हैं। सरकारी आवास में वो रह रहे हैं, सारा सामान जब तक मुख्यमंत्री रह रहे हैं, जब मुख्यमंत्री नहीं होंगे वो सरकारी आवास कोई और आएगा, रहेगा वहाँ। और वो पैसा पीडब्ल्यूडी ने खर्च किया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सैंक्शन दिए एक एक चीज़ के। यहाँ कोई भी खर्च होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से सैंक्शन देता है। मैं चौधरी प्रेम सिंह जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। एज इट इज मेरे उस चैम्बर में सोफे, ये टोटल फर्नीचर जी उनका लिया हुआ है, मुझे 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ा। अगर ये घटिया फर्नीचर लिया गया होता, मुझे पैसा खर्च करना पड़ता। उस वक्त का चल रहा है, वो एक कहावत है, महंगा ले एक बार, सस्ता ले बार बार। महंगा ले एक बार, बीजेपी वालों ने अपने दादाओं से कहानी, एक कहावत और है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। अरे अपने दादाओं से पूछ लो भैया, बाप दादाओं से पूछ लो। वो छत गिर रही थी, सस्ता मकान बन गया, छत गिर रही थी, 30 साल नहीं, 40 साल नहीं चला। अब महंगा बनाया, 100 साल चलेगा। सर, एक सवाल है, 2024 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या केजरीवाल विपक्ष का चेहरा बनेंगे? देखिए, ये राजनीतिक जवाब है, इसका तो उत्तर केजरीवाल जी देंगे, उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, युवाओं के लिए क्या संदेश है? भारत एक युवा देश है,
भारत की आबादी विश्व के सभी देशों से अधिक युवा है और युवा किसी भी देश की संपत्ति है। वैसे नाम दिया जा रहा अमृत महोत्सव, विश्व गुरु की बातें होती हैं, लेकिन हमारे युवा आज भ्रमित है। देश के युवा के सामने कहीं पर कोई टारगेट नहीं है, कहीं कोई लक्ष्य नहीं है, उसको क्या करना है फ्यूचर में, कोई ट्रेनिंग नहीं। आज मेरे देश का युवा उच्च पढ़ाई के लिए बहुत दुख होता है, हायर एजुकेशन के लिए। लाखों बच्चे हर साल बाहर चले जाते हैं, लाखों बच्चे। आप तो एक रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि हिंदुस्तान का जितना बजट एजुकेशन का नहीं है, उससे ज्यादा हमारे बच्चे एजुकेशन पर विदेशों में पैसा देते हैं। ये फैक्ट। हमारी युवा पीढ़ी के सामने ये टारगेट ही नहीं रह गया। वो सिचुएशन हमारे देश में आज तक पैदा नहीं हुई कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सी एजुकेशन लेने के लिए क्यों मेरे देश के बच्चे कनाडा भाग रहे हैं, क्यों मेरे देश के बच्चे अमेरिका भाग रहे हैं, क्यों ऑस्ट्रेलिया भाग रहे हैं, क्यों जर्मन भाग रहे हैं, क्यों लंदन जा रहे हैं। क्या उस वो वातावरण, वो एजुकेशन का वातावरण मैं अपने देश में नहीं दे सकता? धक्के खाते फिर रहे हमारे बच्चे। तुम बातें करते हो, भाषण लंबे चौड़े दोनों हाथ उठा के विश्व गुरु देश को बनाएंगे। फिर विश्व गुरु तो तब बनाओगे जब विदेशों के बच्चे मेरे भारत में पढ़ने आए, तब तो हम विश्व गुरु कहलाएंगे। जिस देश के बच्चे भारत में बाहर पढ़ने जा रहे हो, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मुझे पीड़ा होती है इस बात की कि आजादी के जिस देश में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां थी, पढ़ने आते थे लोग, आज उस देश के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। और जो पढ़ने जाते हैं बाहर, उसका 70% वहीं के होके रह जाते हैं, लौटते नहीं देश में। कब वो दिन आएगा जब मेरे देश का बच्चा बाहर नहीं जाएगा, दूसरे देशों के बच्चे मेरे देश में पढ़ रहे हैं, तब मेरे देश के नागरिकों का सर ऊंचा होगा। आज हम यहाँ कहते हैं, मैं तो लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, कॉलर उठा के कहते हैं। जब विदेशों के बच्चे कहेंगे कि हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तो आईपी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तब विश्व गुरु बनने की बात होगी। तो युवा पीढ़ी ना बेरोजगारी में भटकी हुई है, युवा पीढ़ी रोजगार चाहिए, रोजगार दिया इन्होंने। मुझे तो आश्चर्य होता, देश को डुबो के रख दिया। आज ही की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान के 32% लोग, 32% नहीं, मोर देन, तो 38% सॉरी, साइबर ठगी में आ चुके हैं अब तक। आज की रिपोर्ट है, 38% बच्चे। हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, बड़ी आश्चर्यजनक बात, आज टीवी के चैनल जुआ खिला रहे हैं। ये ऐप का है जी, 10 रुपए लगाइए इतने मिलेंगे। क्या है ये? देश चला रहे हो या कंजर खाना चला रहे हो, या जुए के अड्डे चला रहे हो? क्या चला रहे हैं? ऐप बन रहे हैं, टीवी चैनलों पर लगे, जुआ खिलाने लगे। बड़े बड़े हमारे, मुझे तो ताज्जुब होता है, बड़े बड़े सिनेमा के हमारे एक्टर उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सरकार छूट दे रही है। आप देश चला रहे हैं, जुआ अड्डे में परिवर्तित कर दिया। युवा पीढ़ी सारी वहां लगी हुई है, शॉर्ट दिखाई देता है उनको, क्या करें, कहाँ जाए? नशा कैसे आ रहा है देश में? आज पूरी युवा पीढ़ी यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, घर घर चले जाइए, जाके देखेंगे युवा 25 से 30% युवा नशे में डूबा हुआ है। कौन संभालेगा इसको? कौन देखेगा? हिंदू मुस्लिम करना बड़ा आसान है, लेकिन पथरीली राहों पर, इन कांटों की राहों पर चलना बड़ा मुश्किल है।
ये आज नहीं कहते कि मैं देश को नशा मुक्त करूंगा, कैसे मेरी सीमाओं में नशा आएगा। ये कोई नेता नहीं कहता हाथ उठा के मेरे देश का एक भी बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाएगा, मैं देश में ऐसे कॉलेज खोलूंगा। बुलडोजर चलाना बड़ा आसान है। और तो और अब विदेशी यूनिवर्सिटीज को समझौता कर लिया, आइए हमारे देश में यूनिवर्सिटीज खोलिए। स्वदेशी का गुणगान करने वाले कान खोल के सुन लो, विदेशी यूनिवर्सिटियों को भारत में बुला रहे हो। जी। मैकाले की आलोचना करने वालों, फिर दोहरा रहा हूं, मैकाले की आलोचना करने वालों, तुम्हारे आका अब विदेशी यूनिवर्सिटियों को इस देश में बुला रहे हैं। अब तो वो तो एक ही मैकाले आया था, अब हजारों मैकाले इस देश में आ रहे हैं, हजारों मैकाले। तुम में हिम्मत है तो रोक लो, रोको इनको, हजारों मैकालों को। एक मैकाले ने देश को सत्यानाश कर दिया था, अब ये हजारों मैकाले मिलकर पूरे इस देश के कल्चर को समुद्र में डुबो डालेंगे, डुबो डालेंगे। बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी, जिन्होंने अपने उन अनछुए पहलुओं को हमसे भागीदारी करी, उसके बारे में बताया जो अब तक इन्होंने किसी के साथ इस चीज़ को नहीं शेयर किया था। शख्सियत के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़।